रहे। तो उन्होंने एक, और फिर इसके बाद में एक जो वहाँ के राजा थे सावोनारोला, उनके खिलाफ एक गृह युद्ध की स्थिति बनी, और मेंडिसी एक दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन किया या एक संघर्ष किया। उसके बाद सावरनारोला को उन्होंने जला दिया लोगों ने। और फिर जो सावरनारोला के ही सचिव थे मैकेवली, इसलिए मैकेवली को फिर जेल भेज दिया और एक एक दो वर्षों तक जेल रखा। उसके बाद उनको इस आधार पर छोड़ दिया गया कि आप कोई राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया उन्हीं के घर में। तो फिर उनका धीरे धीरे चिंतन शुरू, और उन्होंने जो उनकी जो रचनाएं हैं वो द प्रिंस 1532, याद रखना आगे वाली आने वाली क्लासों में भी ये कभी कई बार पूछा जाता है कि प्रिंस किसकी रचना है, या यह याद होना चाहिए कि मैकियावेली की एक प्रिंस रचना है। दूसरी रचना उनकी द डिस्कोर्स ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, नैतिकता क्या होनी चाहिए एक राजा के लिए, जनता के लिए, इन सारी बातों का वर्णन किया है वहाँ पे। और उनकी जो अध्ययन पद्धति थी वो आगमनात्मक प्रणाली थी, जैसे अरस्तु की थी। आगमनात्मक प्रणाली में एक जैसे तुलनात्मक पद्धति, परीक्षणात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, बहरहाल ये आगमनात्मक प्रणाली को याद रखना है कि आगमनात्मक प्रणाली थी मैकियावेली की अपने चिंतन में या उनके दर्शन में। तो मोटे रूप से तो पूछा ये जाएगा कि मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार क्या हैं। तो आपको ये जो मैं हेडिंगें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसके हिसाब से आपको ये याद रखना है कि इस तरीके से लिखने हैं हेडिंग, और इनके अंदर क्या लिखना है ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि मोटे तौर से कि क्या क्या। तो उसमें जैसे राज्य की उत्पत्ति, उसने कहा राज्य एक अस्वाभाविक एवं निर्मित संस्था है और मानव स्वभाव से मूलतः स्वार्थी है, लालची है, अहंकारी है, या दुष्ट भी कहा है कि दुष्ट है। मानव स्वभाव के इन दोषों के कारण या इन कमियों के कारण जो समाज में एक अराजकता की स्थिति पैदा हुई या अव्यवस्था की स्थिति पैदा हुई, और ये जो संघर्ष हुआ, इस इस संघर्ष की स्थिति, जब ये संघर्ष की स्थिति बनी, इससे सभी जो दुख दर्द थे उनके समाज में, उन व्यक्तियों के जो या उस सामाजिक दुख और कष्ट जो पैदा हुए, इस दुख के अंत करने के लिए उन लोगों ने एक एक शक्तिशाली व्यक्ति को अपना सारे अधिकार सौंप दिए और उसे राजा बनाया, इस आधार पर कि वो हमारे जीवन की और संपत्ति की रक्षा कर सके, या उसको राजा बनाया जो उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में समर्थ हो, ये उन्हें प्रतीत हुआ हो। और जब वह व्यक्ति राजा बना या जब उस व्यक्ति का आदेश मानने के लिए सब लोग तैयार हुए, सारा समाज तैयार हुआ, तो एक राज्य का निर्माण हुआ। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में उनका ये विचार है कि लिखना यही है कि राज्य की उत्पत्ति, और हेडिंग रूप में ये लिखोगे कि राज्य की उत्पत्ति, और आगे से लिखोगे कि मैकियावेली ने कहा कि मानव का स्वभाव मूलतः या स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है, लालची है, अहंकारी है, और इस कारण से, इन दोषों के कारण से जो समाज में अराजकता व्याप्त हुई और अव्यवस्था पैदा हुई और संघर्ष का जन्म हुआ, इनसे, इन परिस्थितियों के कारण कष्टों में वृद्धि हुई समाज में, लोगों के कष्टों में। और इस कष्ट को दूर करने के लिए अंत में सारे समाज ने एक इस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव किया, या इस प्रकार के व्यक्ति को राजा बनाया जो उनके जीवन और उनकी जो संपत्ति थी, संपत्ति इस दृष्टि से कि आज ऐसी संपत्ति नहीं कि कोई बड़ी संपत्ति हो, लेकिन मोटे रूप से अगर उनके पास कोई सामान है तो उसकी रक्षा कर सके, कोई समाज में ही कोई उससे छीन ना पाए या उस पर आक्रमण ना कर दे, इस और उस आदमी उसको राजा बनाया जो इन चीज़ों से उसकी सहायता कर सके। तो उन्होंने, और जब इस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव हो गया, और तो वह एक राज्य का निर्माण करने लगा। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति होती है। नंबर 2 कि उस राज्य की प्रकृति और उसका उद्देश्य क्या था। दूसरी हेडिंग लिखोगे राज्य की प्रकृति एवं उद्देश्य। तो अपनी प्रकृति से राज्य एक, उसने कहा कि एक निर्मित संस्था है, उसके मन से कि उन लोगों ने बनाई है ये संस्था, न कि भगवान ने बनाई है, लोगों ने बनाई है। और यह शक्ति पर आधारित है, जिस जो सबसे ताकतवर आदमी था उसको लीडर बनाया। और
ये शक्ति पर आधारित एक संस्था है। राज्य की यह प्रकृति उसके उद्देश्य को तय करती है कि उसे करना क्या है, राज्य को करना क्या है। तो अपनी अपनी प्रकृति शक्ति पर आधारित यह संस्था उसके हित में यही है कि वह निरंतर अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहे, और यानी अतिक्रमण करता रहे अन्य जगह जमीन या राज्य का, और उसका निरंतर शक्ति में अर्जन करना उसका ये पहला कर्तव्य है किसी राज्य का या किसी राजा का। इस दृष्टि से राज्य को लगातार अपने धन और साधनों का विस्तार करना चाहिए। राज्य की स्थापना मनुष्यों ने अपने जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के लिए की है। अतः मैकियावेली मानता है कि राज्य का प्रमुख या राजा का उद्देश्य है कि मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति एवं आदर करे और अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि करता रहे। तीसरे वाला आता है कि संप्रभुता। संप्रभुता इस प्रकार से, जैसे रूसो को पढ़ेंगे हम तो उसकी सामान्य इच्छा, और ये संप्रभुता या ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत लगभग एक जैसा, और लगभग एक जैसा, ये पूरा एक तरीके से नहीं, क्योंकि जो ये हॉब्स की भाई मैकाइवली की जो संप्रभुता है, और जो मैकाइवली की संप्रभुता की विशेषताएं हैं और जो आइंस्टीन की संप्रभुता की विशेषताएं हैं वो थोड़ा भिन्न है। भिन्न इस दृष्टि से कि ज़्यादा है, वो ज़्यादा उसका विश्लेषण करता है, ये थोड़ा कम में करता है। तो मैकियावेली ने संप्रभुता के बारे में लिखा कि मैकियावेली ने राज्य को एक अन्य जो जो संगठन होते हैं समाज में उनसे उच्च और श्रेष्ठ माना। ये लोगों ने बनाया, लेकिन ये इस प्रकार की संस्था है कि जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, या सारे लोगों पर उस राज्य का नियंत्रण है या राजा का नियंत्रण है। तो या ये राज्य इस प्रकार से स्थापित होता है कि जो पारलौकिक या लौकिक सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इस तरीके से नहीं कि भगवान करेंगे या ईश्वर करेंगे या ईश्वर ने ऐसा चाहा है या ईश्वर ने ऐसा कहा है, वो इन चीज़ों को नहीं मानता। वो विशुद्ध रूप से धर्म और राजनीति को अलग करता है। उसकी जो संप्रभुता की जो विशेषता है मूल रूप से दो प्रकार के, एक जिसको हम भाग नहीं कर सकते या जिसका हम बांट नहीं सकते। इस राजा का कोई आदेश होगा तो ऐसा नहीं कि आधा आदेश राजा देगा और आधा आदेश कहीं और से आएगा या समाज देगा। उसने सारा आदेश राजा का होगा। इसका मतलब उसकी जो संप्रभुता है या जो उसका इकबाल है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, और उसकी निरंकुशता होनी चाहिए। उस संप्रभुता की निरंकुशता इस प्रकार से कि उस पर किसी का अन्य बाह्य शक्ति या आंतरिक शक्ति या किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए। राज्य की इच्छा के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। शासक की इस शक्ति को ही मैकियावेली ने के बाद विचारकों ने अन्य अन्य की संप्रभुता का लक्षण बताया। मैंने कहा जैसे आइंस्टीन ने या हॉब्स ने, उन्होंने इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं संप्रभुता को आगे और डिफाइन किया। चौथा आता है राष्ट्र राज्य की अवधारणा। पहले जब अरस्तु लोग थे दार्शनिक, इन दार्शनिकों ने नगर राज्य की कल्पना की या नगर राज्य को ही परिभाषित किया कि एक राज्य नगर राज्य। इसने राष्ट्र राज्य, इटली की तत्कालीन परिस्थितियां इस प्रकार से रही होंगी कि जैसे उसका जन्म हुआ फ्लोरेंस में, तो फ्लोरेंस में उसका जन्म होता है और एक छोटा सा राज्य, और फिर उसके आजू बाजू और अन्य राज्य थे। तो उसने कहा पूरा इटली का एकीकरण किस प्रकार से हो, या उसने इटली के एकीकरण का एक स्वप्न देखा। राष्ट्रीय राज्य की एक धारणा को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र राज्य के आधुनिक विचार जो हैं आज के वर्तमान में, उनके काफी निकट है। ये धर्म पर आधारित संगठित राज्य के स्थान पर ऐसे प्रादेशिक आधार पर संगठित राज्य का विचार प्रस्तुत किया जिसमें नागरिकों के बीच इस प्रकार का जो भाषा और संस्कृति, एक जोग्राफिकल, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक रूप से जुड़े हों, इस आधार पर एकत्रित किया जाए, न कि धर्म के आधार पर एकत्रित किया जाए या एक एक केवल भौगोलिक आधार पर एकत्रित किया जाए। इस प्रकार से नहीं। उसने कहा भाषा भी एक जैसी होनी चाहिए और उनकी संस्कृति, खान पान, रहन सहन एक प्रकार से होना चाहिए। इस आधार पर एक राज्य का निर्माण हो, उसने ये स्वप्न देखा। तो राज्य के बारे में अगर उसकी विचार आएंगे तो वो क्या समझता है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, राज्य की प्रकृति और उसका उद्देश्य क्या है, संप्रभुता उसने किसको कहा, और राष्ट्र राज्य की अवधारणा क्या है उसकी। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा जो मैं बता रहा हूँ कि उसने कहा कि इटली को
एकीकरण किस प्रकार से हो। द प्रिंस में उसने इस प्रकार का एक राजा बनाया, द प्रिंस मतलब राजा, कि जो सारे इटली को एक करे, एक बनाए, एक राज्य बनाए। और वह पूरा इटली भाषा, संस्कृति, नस्ल के आधार पर, और जो एक उनकी इकोनॉमिक आपस में रिलेशन है उस आधार पर एक जैसा बना। ऐसा उस वो दिखता था इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन वगैरह राज्यों को जो उसके आजू बाजू थे, उनके आधार पर ये सोचता था वो कि ये सारे के सारे हमारा देश भी इन्हीं के प्रकार होना चाहिए, इसी प्रकार से होना चाहिए एक करण। पांचवा है राज्य का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में उसने कहा शुद्ध रूप से जो, या जो शुद्ध शासन है वो राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, संवैधानिक प्रजातंत्र है। और इसके ठीक उलट उसने कहा ये तंत्र ठीक नहीं है, या अशुद्ध तंत्र है ये, या ये नहीं होने चाहिए। जैसे निरंकुश तंत्र, जहाँ वो एक संप्रभुता को ये कहता है राजा के लिए कि वो निरंकुश होना चाहिए, लेकिन तंत्र निरंकुश नहीं होना चाहिए। उसने कहा वो भला सोचने वाला होना चाहिए हमेशा। राजतंत्र इस प्रकार का होना चाहिए कि जो समाज के लिए निरंतर प्रयास करता रहे, उस उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। कुलीन तंत्र कुछ लोगों, उसने कहा कुलीन तंत्र भी सही है। उसने सबसे प्रमुख राजतंत्र ही बताया कि राजतंत्र किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि द प्रिंस लिखी उसने, और प्रिंस में उसने एक राजा बनाया कल्पना के आधार पर। तो और कुलीन तंत्र उसने दूसरी श्रेणी का बोला कि दूसरी श्रेणी का अगर राजतंत्र नहीं होता है तो कुलीन तंत्र चलेगा, लेकिन इसका जो अशुद्ध रूप है वो धनिक तंत्र या अल्पतंत्र, कुछ लोगों का शासन या कुछ धनाढ्य लोगों का शासन। और संवैधानिक प्रजातंत्र कुलीन तंत्र के बाद उसने कहा कि अगर है तो संवैधानिक प्रजातंत्र होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान के अनुसार लोग चुने जाने चाहिए और चुनकर वो शासन करें। इसका जो उसने अशुद्ध रूप बताया वो प्रजातंत्र बताया या भीड़ तंत्र बताया, जिसमें कोई संविधान नहीं है और लोग चुनते हैं और वो चुने हुए लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, न कि किसी संवैधानिक रूप से काम करते हैं। वो गलत है। तो जैसे भारत में है तो संवैधानिक प्रजातंत्र है, संविधान के अनुसार हमारे यहाँ पे पूरी संसद व्यवस्था चलती है या पूरी शासन व्यवस्था चलती है। तो ये राज्य की संबंधी विचार थे मैकियावेली के, और मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचार। तो मैकियावेली मध्य युग की एक युग का एक विचारक है, इस मध्य युग का विचारक है इसमें, क्योंकि इससे पहले जो और लोग थे, अरस्तु, प्लेटो, और इसके बाद हुए लॉक, रूसो वगैरह। रूसो तो अभी नया 1712। इससे पहले और विचारक ध्यान नहीं आ रहे मुझे। तो इस काल में धर्म और नैतिकता का जब मध्य युग था, तो धर्म और नैतिकता का राजनीति से घनिष्ठ संबंध था। बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती थी, और या राजनीति में धर्म होना आवश्यक था। वो वहाँ आपको मालूम है ईसाई धर्म था वहाँ प्रचुर मात्रा में, कि पूरा ईसाई धर्मावलंबी लोग थे। तो वह धर्म और राजनीति को साथ में मिला के चलते थे। या जहाँ राज्य काम नहीं कर सकता था वहाँ पोप या चर्च का आदेश से काम होता था। तो राजनीति और धर्म में इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध था। उसने स्वीकार किया कि हाँ ये संबंध है। तो धर्म और नैतिकता का राजनीति से उसने पृथकीकरण किया, उसने अलग किया उनको, कि धर्म अलग चीज है व्यक्तिगत रूप से, और यह धर्म के आधार पर, धर्म व्यक्ति विशेष के लिए है, न कि किसी राज्य के लिए है। और राज्य का धर्म केवल अपने नागरिकों का विकास करना है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना है, और राज्य का हित सोचना है कि जहाँ राज्य का हित हो सके। तो उसने कहा नंबर एक, जैसे हम लिख सकते हैं कि धर्म आधारित नैतिकता का विरोध किया उसने। जो धर्म के आधार पर जो नैतिकता है उसका उसने विरोध किया, कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य का धर्म केवल अपनी सीमाओं का विस्तार करना है और अपने हितों के बारे में ही सोचना है। ईसाई धर्म आध्यात्मिक सुखों का पाठ पढ़ाता था, या आज भी पढ़ाता है, और यही सभी नैतिकता के आधार पर राष्ट्र, राज्य या राज्य और राष्ट्रीय भावना के विकास के विरुद्ध आचरण करता है। स्वयं पोप और चर्च के अधिकारियों को इस प्रकार की नैतिकता के विपरीत उसने आचरण करते हुए कहीं पाया होगा, ये देखा होगा, इसलिए उसका मन इससे अलग था कि धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। राज्य का काम धर्म एक व्यक्ति विशेष के विकास के लिए या आत्मिक विकास के लिए है, और राज्य का काम है, या राजा का काम है लोगों का विकास करने के लिए, जो कुछ हो सकता है वो करना चाहिए।
नैतिकता का आधार दूसरा वाला बोला उसने, नैतिकता का आधार राज्य हित है। मैंने ये पहले ही आपको पहले ही कह चुका कि क्या उसने, लेकिन ये आप दूसरी हेडिंग